इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान और मिडिल ईस्ट में वॉर के कारण भारत ने कौन से बैटल प्लान के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, कावेरी इंजन को लेकर क्या सक्सेस मिली है और कौन सी रुकावट आ रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत सरकार अब कौन सा नया रिफॉर्म लाने जा रही है। इसके अलावा भी देश दुनिया से संबंधित कई सारी ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबरें आ रही हैं। एंड अगर आप जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड न्यूज या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में रुचि रखते हैं या फिर करंट अफेयर्स के स्टूडेंट हैं, तो हमने आपके लिए छांटकर बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप न्यूज कवर की है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत के लॉन्ग रेंज वाले स्ट्राइक ड्रोन्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर से सीख लेते हुए भारत ने भी अपनी मिलिट्री प्लानिंग को तेजी से बदल दिया है। ईरान ने इस वॉर में मिडिल ईस्ट के देशों के खिलाफ अपने शायद ड्रोन सीरीज का बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल किया है, जो वहां पर सक्सेसफुल भी रहे हैं। और इन्हीं लो कॉस्ट ड्रोन्स के दम के ऊपर ईरान अकेले इतने सारी कंट्रीज के ऊपर हमले कर रहा है। इसी को देखते हुए भारत ने भी अब अपने लो कॉस्ट और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर डालने की डायरेक्शंस दे दी हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अपने ड्रोन प्रोग्राम्स को फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर डाला है। इंडिया के शेषनाग ड्रोन की नई इमेजेस सामने आ रही हैं और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट होने के बाद शेषनाग ड्रोन्स के हाईवे लॉन्च ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं, यानी कि इन ड्रोन्स को एक हाईवे रोड के ऊपर चलती गाड़ी की मदद से लॉन्च किया गया है। ये टेस्ट ईरान इजराइल वॉर स्टार्ट होने के बाद और भी तेज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही भारत ने अपने प्रोजेक्ट काल नाम के ड्रोन प्रोग्राम को भी फास्ट ट्रैक मोड डेवलपमेंट के ऊपर डाल दिया है। ये काल ड्रोन, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ईरान के शायद ड्रोन्स की तरह एक लो कॉस्ट और लॉन्ग रेंज के स्ट्राइक ड्रोन्स हैं। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों द्वारा लो कॉस्ट ड्रोन्स ऑप्शन इसलिए अडॉप्ट किए जा रहे हैं क्योंकि इनकी कीमत लाखों में ही होती है, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स जो इनको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो करोड़ों रुपीस की होती हैं। एक मिसाइल की कीमत में कई दर्जन ड्रोन्स आ जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एक साथ 100-200 ड्रोन्स फायर किए जाते हैं तो सामने वाले देश का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स एक टाइम के ऊपर लिमिटेड टारगेट्स को ही ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को हर ड्रोन को गिराने के लिए अलग मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि मिसाइल्स की संख्या एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर लिमिटेड होती है और वो बहुत ही महंगी भी होती हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में सभी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम्स ज्यादातर ड्रोन्स को तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई सारे ड्रोन्स गल्फ कंट्रीज के एयर डिफेंस सिस्टम को क्रॉस कर अपने टारगेट्स को भी हिट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और मिलिट्री प्लानर्स मिडिल ईस्ट में वॉर और स्पेशली ईरान के फाइटिंग टैक्टिक्स को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतने दिन तक सरवाइव कर पाएगा और मिडिल ईस्ट के इतने सारे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट करने में सक्सेसफुल होगा। इसलिए भारत भी ईरान के इस वॉर को स्टडी कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों से वापस आ रहे भारतीय लोगों को लेकर। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक इम्पोर्टेंट अपडेट जारी करते हुए बताया है कि 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच गल्फ रीजन से 52,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक सेफ्टी के साथ भारत वापस पहुंच चुके हैं। गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के मुताबिक कमर्शियल एयरलाइंस और कुछ नॉन शेड्यूल्ड रेस्क्यू फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही हैं, जिनके थ्रू इन लोगों को सेफली भारत वापस लाया गया है। 52,000 में से लगभग 32,000 पैसेंजर्स को इंडियन एयरलाइन कंपनीज की मदद से वापस लाया गया है। और भारत सरकार का कहना है कि ये जो स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं ये आगे भी जारी रहेंगी। विदेश मंत्रालय के अंदर कंट्रोल रूम बनाकर अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और वहां पर कॉन्टैक्ट कर आप अलग अलग फ्लाइट्स के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पिछले कल हुए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल के एडवर्टाइजिंग रेट्स को लेकर। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की पॉपुलैरिटी को देखते हुए भारत की ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ने एड प्राइसेस को रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचा दिया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जियो स्टार ने इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल के दौरान सिर्फ 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट स्पॉट के लिए लगभग 50 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। मतलब कि अगर किसी भी कंपनी को सिर्फ 30 सेकंड की एड चलानी है तो उसको लगभग 1.5 करोड़ रुपए एक बार के लिए खर्च करने पड़ेंगे। अब ये नंबर्स दिखाते हैं कि इंडिया में क्रिकेट अब एक मल्टी-बिलियन डॉलर बिजनेस बन चुका है। हालांकि ये नंबर अभी भी बाकी लीग्स के साथ कंपैरिजन करें तो वो भी कम है। ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर बात करें तो अमेरिका की सुपर बॉल लीग, उसके एडवर्टाइजमेंट रेट अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुपर बॉल लीग के दौरान 30 सेकंड का एक एड स्लॉट लगभग $7 मिलियन यानी कि 55 से 60 करोड़ रुपए तक का होता है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा एडवर्टाइजमेंट स्लॉट माना जाता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को लेकर। एक ऐसा डिफेंस प्रोजेक्ट जिसका सपना पिछले लगभग 30 सालों से हर एक भारतीय देख रहा है, क्योंकि ये बात भी सच है कि जब तक भारत के फाइटर जेट्स के इंजन्स फॉरेन कंट्री से आते रहेंगे तब तक भारत डिफेंस के क्षेत्र में पूरे तरीके से आत्मनिर्भर कभी नहीं माना जाएगा। इसलिए कई सारे फेलियर्स के बाद भी भारत अपने तेजस फाइटर जेट के ऊपर फिट करने के लिए आज भी स्वदेशी इंजन बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि हमारे स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत सर ने जानकारी दी है कि कुछ चेंजेस के बाद कावेरी इंजन
टेक्निकली काफी अच्छा परफॉर्म करने लगा है, लेकिन अब बस एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है जो सॉल्व करनी बाकी है। डीआरडीओ चेयरमैन ने बताया है कि कावेरी इंजन अभी तक 72 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा था, जबकि एलसीए तेजस फाइटर जेट को इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए लगभग 83 से 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि कावेरी इंजन के अंदर 12 से 13 किलो न्यूटन थ्रस्ट कम है। इसी वजह से अभी तक तेजस फाइटर जेट के लिए भारत को अमेरिकन कंपनी जीई एरोस्पेस के इंजन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, और ये कंपनी भी भारत को टाइम के ऊपर समय से इंजन देने में काफी डिले कर रही है। गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि कावेरी इंजन का जो लेटेस्ट आफ्टर बर्नर टेस्ट हुआ है, उन टेस्टों के दौरान कावेरी इंजन ने 81 से 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करना शो कर दिया है, जो कि तेजस फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट के काफी करीब पहुंच चुका है। और ये इंप्रूवमेंट तब जाकर पॉसिबल हुई है जब जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन के पूरे डिजाइन और टेक्नोलॉजी में काफी मेजर चेंजेस किए हैं। हायर थ्रस्ट जनरेट करने के लिए कावेरी इंजन के कंबशन सिस्टम, टरबाइन ब्लेड्स और मटेरियल टेक्नोलॉजी में ही काफी सारे मेजर अपग्रेड करने पड़े हैं। अभी तो ये 81 से 83 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना अभी के टेस्टों में स्टार्ट हुआ है। अगर ये नंबर्स कंसिस्टेंट तरीके से आगे के टेस्ट में भी अचीव होते हैं, लगातार टेस्ट के अंदर सेम परफॉर्मेंस रहती है, तो इसका मतलब ये होगा कि कावेरी इंजन फाइनली उस थ्रेशोल्ड के पास पहुंच गया है, उस स्टेज के ऊपर आने वाला है जहां पर इसको फाइटर जेट्स के अंदर इंटीग्रेशन के लिए कंसीडर किया जा सकता है। एक और खास बात यह है कि कावेरी इंजन का एयर मास फ्लो लगभग 78 kg पर सेकंड का है, जबकि फ्रांस की साफरान कंपनी के M88-2 इंजन जो राफेल फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका एयर मास फ्लो लगभग 65 kg पर सेकंड का है, यानी कि कावेरी इंजन से भी कम है। हमारे कावेरी इंजन का बेटर एयर मास फ्लो है। थ्योरेटिकली देखा जाए तो कावेरी इंजन की एयर फ्लो कैपेसिटी राफेल फाइटर जेट्स के इंजन से भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कावेरी इंजन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यानी कि जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वो इसका वेट, यानी कि इंजन का वजन, जिसके अंदर कावेरी इंजन लगातार मात खा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कावेरी इंजन का वेट सेम क्लास के इंजन से लगभग 300 किलोग्राम ज्यादा है, यानी कि 300 किलोग्राम ओवरवेट। और किसी भी इंजन का इतने बड़े पैमाने के ऊपर ओवरवेट होना फाइटर जेट के लिए एक मेजर डिसएडवांटेज माना जाता है, क्योंकि जेट इंजन्स में पावर टू वेट रेशियो सबसे क्रिटिकल पैरामीटर होता है। अब इसको लेकर डीआरडीओ ने बताया है कि लेटेस्ट अपग्रेड्स के बाद कावेरी इंजन का वेट 100 किलोग्राम कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कावेरी इंजन का वेट 200 किलोग्राम ज्यादा है, यानी कि जो सेम क्लास का इंजन है जो तेजस फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, उससे 200 किलोग्राम ज्यादा है। अब इसको और भी कम कर अपनी क्लास के बाकी इंजन के बराबर लाने की कोशिश की जा रही है, मगर मसला ये है कि फाइटर जेट इंजन के अंदर जो टरबाइन ब्लेड्स, कंप्रेसर और कंबशन चैम्बर होते हैं, इनको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर झेलना पड़ता है, और कई बार 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की हीट के ऊपर काम करना पड़ता है। ऐसे में अगर वेट को कम करने के लिए मेटल या मटेरियल को पतला कर हल्का कर दिया जाए, तो फिर इंजन पार्ट्स इतनी ज्यादा हीट और स्ट्रेस की वजह से क्रैक या फिर मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि इंजन फेल हो सकता है। इसलिए एक ऐसा एडवांस्ड और लाइट वेट मटेरियल और डिजाइन डेवलप करना पड़ता है जो वेट के अंदर हल्का भी हो और उतना ही स्ट्रॉन्ग भी रहे, और ये डीआरडीओ के लिए इस समय सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है। फिलहाल तो गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि कावेरी इंजन का थ्रस्ट लेटेस्ट टेस्ट के अंदर 81 से 83 किलो न्यूटन तक पहुंच गया है, और जो इंजन का वेट अपनी क्लास के बाकी इंजन से 300 किलोग्राम ज्यादा था, वो 100 किलोग्राम नीचे आकर अब केवल 200 किलोग्राम ही ज्यादा है। आई होप कि डीआरडीओ इसको भी कम करने में सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि इस काम में चाहे 3 से 4 साल लग जाएं, लेकिन स्वदेशी इंजन होना इस समय भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंटरस्टेट व्हीकल ट्रांसफर रूल्स को लेकर, जहां पर भारत सरकार ने एक बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार अब फिजिकल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकल एनओसी सिस्टम को पूरी तरह से स्क्रैप करने की प्लानिंग कर रही है। किसी भी व्हीकल को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करने के लिए फिजिकल एनओसी डॉक्यूमेंट उसके लिए मैंडेटरी होता था। अभी क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी कार या बाइक या फिर कोई भी गाड़ी अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करनी होती है, तो उसको अपने पहले ओरिजिनल आरटीओ के पास जाकर वहां से फिजिकल एनओसी डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, जिसमें काफी टाइम और काफी पैसा भी वेस्ट होता है। कई बार लोगों को दूसरी स्टेट्स में जाकर महीनों तक वहां के आरटीओ ऑफिसेज के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पेपर वर्क करना पड़ता है, और इस प्रोसेस में करप्शन और डिलेज भी कई बार फेस करनी पड़ती है। इसलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे सिस्टम को कम्प्लीटली डिजिटल बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें फिजिकल एनओसी की रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दी जाएगी। मतलब ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट होने के बाद व्हीकल ओनर्स को अपनी कार या बाइक या फिर किसी गाड़ी को दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करने के लिए वहां के आरटीओ ऑफिसेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम को वाहन पोर्टल और नेशनल व्हीकल डेटाबेस के थ्रू ऑनलाइन इंटीग्रेट किया जाएगा। सभी स्टेट्स के आरटीओस डायरेक्टली डिजिटल वेरिफिकेशन कर सकेंगे और ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा, यानी कि आपको दूसरी स्टेट के आरटीओ ऑफिस में जाकर वहां पर फिजिकली एनओसी डॉक्यूमेंट नहीं लेना पड़ेगा।
हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।